स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक बार चर्चा के दौरान अपने शिष्यों को दृष्टांत स्वरूप एक कथा सुनाई। कथा इस प्रकार थी। एक बार की बात है, जंगल में एक महात्मा रहते थे। उनके अनेक शिष्य थे। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों को एक उपदेश दिया कि परमात्मा प्रत्येक पदार्थ में बसते हैं, इसलिए हमें संसार के प्रत्येक पदार्थ के आगे भक्तिपूर्वक प्रणाम करना चाहिए। उपदेश कंठस्थ कर लिया गया। मौका ऐसा हुआ कि उनका एक शिष्य जंगल में समिधा चुनने गया। अचानक उसने यह शोर सुना, हट जाओ, हट जाओ, एक पागल हाथी आ रहा है। तत्काल सब इधर उधर भाग गए, परंतु वह अकेला इस प्रकार तर्क करने लगा कि हाथी भी परमात्मा का ही एक रूप है, तो मुझे क्यों भागना चाहिए। इसलिए वह वहीं पर खड़ा रहा और हाथी को भगवान के रूप में प्रणाम करके उसका स्तुति गान करने लगा। महावत ने चिल्लाकर कहा, अपने आप को बचाओ, बचाओ। परंतु शिष्य वहां से एक कदम भी न हटा। हाथी ने उसे अपनी सूंड से ऊपर उठाकर दूर फेंक दिया। बेचारा चोट खाकर बेसूध, निश्चेष्ट, लहूलुहान पड़ा रहा। जब उसके गुरु ने यह संवाद सुना तो वह अपने शिष्यों के साथ भागे हुए उसकी मरहम पट्टी करने पहुंचे। होश आने पर पूछा, जब तुमने महावत को चिल्लाते हुए सुना तो बचने का प्रयत्न क्यों नहीं किया। शिष्य ने उत्तर दिया, आपने ही तो शिक्षा दी थी कि परमात्मा प्रत्येक जीवित प्राणी में विद्यमान है, इसलिए मैंने हाथी को भी परमात्मा ही समझकर उस स्थान को छोड़ना उचित नहीं समझा। गुरु ने उससे कहा, ये ठीक है वत्स कि हाथी में भी परमात्मा ही प्रकट हुआ था, किंतु क्या महावत परमात्मा ने तुमसे बचने को नहीं कहा था। यह बिल्कुल ठीक है कि परमात्मा प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है, परंतु यदि वह हाथी में विद्यमान है तो क्या वह यदि अधिक नहीं तो उतने ही परिमाण में महावत में विद्यमान नहीं है। तो तुमने उसकी चेतावनी पर ध्यान क्यों नहीं दिया। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, खम्मा घणी। मेरा नाम है अनामिका और धरती धोरारी के ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका दिल से इस्तकबाल है। आज के शो की शुरुआत करेंगे। निदा फाजली साहब की एक गज़ल है, उसके चंद अशार हैं। कुछ इस तरह से हैं कि सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तो देखिए, बदलाव जो है वो तो शाश्वत है, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। और जो व्यक्ति बदलते वक्त के साथ खुद को बदल ले, बदलते मौसम और मिजाज में खुद को ढाल ले, वही भीड़ से अलग अपनी पहचान बना पाता है और दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनकर उभरता है। तो शो में हमसे मुखातिब हैं आज एक ऐसी ही शख्सियत जिनकी स्किल्स, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ की लिस्ट अगर बनाई जाए तो उस पर एक फुल फ्लेज्ड वेब सीरीज बनाई जा सकती है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट, एजुकेशनिस्ट, सिनेमा स्पेशलिस्ट और हिंदी सिनेमा में गांधी के सिद्धांतों के जानकार, जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं डीन प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कौशिक जी। सर गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड खम्मा घणी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं आप आज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी तो मैं आपकी इसका मतलब भी जानता हूँ, धरती धोरारी जी, क्योंकि राजस्थान बहुत सालों से आ रहा हूँ मैं, और राजस्थान से आपका पुराना नाता भी रहा है नरेंद्र जी। लेकिन सबसे पहले हम दर्शकों को ये बताएं कि वी आर टॉकिंग टू अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। इनकी शख्सियत के विविध आयाम हैं और सर कहते हैं कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। तो हम ये जानना चाहेंगे कि बाल्यकाल में आप किस तरह के थे, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, कहाँ जन्म हुआ, कुछ प्रिलिमिनरी एजुकेशन के बारे में बताइए, किस तरह के स्टूडेंट थे आप? जी, मुझे नहीं लगता कि मेरे जो है पाथ जो है बचपन में दिखे थे, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ ध्यान नहीं है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया हो। जी।
हाँ, मैं एक उस तरह का गांव था जिसका नेम और फेम इनफैक्ट अभी हुआ है, पहले कोई नहीं जानता था। अब जानते हैं लोग, क्योंकि जो गौतम बुद्धा थे, गौतम बुद्ध जी अपने निर्वाण के बाद में ही हैड विजिटेड लाइक कपल ऑफ प्लेसेस इन नॉर्थ इंडिया, जिसमें एक हापुड़ था और दूसरा हमारा गांव था। अच्छा। वो अभी जाके पता चला है। और गांव का नाम क्या है? गांव का नाम है हमारा कमासपुर। जी। पुर तो आप जानते हो, पुर एक्चुअल में पुर ये शायद फारसी का वर्ड है जी, जिसका मतलब है सेटलमेंट। जी। तो आपके जयपुर में भी पुर, उदयपुर में भी पुर, हमारे बहुत सारे पुर हैं इंडिया में। हाँ, तो वो इसका मतलब सिंपल है। जी। लेकिन मुझे लगता है उस समय हमारे गांव का नाम शायद कमास था, कमास, और बुद्धा ने उनको इसको कमास धम्मा बोलना शुरू किया था। जी। और इनफैक्ट हमारे गांव में उन्होंने एक सूत्र भी दिया था। अच्छा। जिस सूत्र का नाम है सत्यपठाना सूत्र। और लेकिन हम लोगों को कभी नहीं पता था। हम लोगों को ये ध्यान है कि बचपन में हम लोग सतियों की पूजा करते थे और वहीं पूजा करते थे जहाँ पे अभी इंटरनेशनल विपस्सना सेंटर बना है। जी, जी। तो लेकिन हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं था, किसी को कुछ आइडिया नहीं था। बाद में एएसआई वाले मुझे कहते भी थे कि आप आपके गांव में एक्सकेवेशन करते हैं, क्योंकि वो गांव जो है वो ज़मीन के नीचे चला गया था सारा गांव। ओके। और वहाँ पे एक टीला होता था और वो मणि साहब होते थे, BR मणि साहब उसके डायरेक्टर होते थे। वो नेशनल म्यूजियम के डायरेक्टर भी थे और ASI में भी ज्वाइंट डायरेक्टर थे। तो वो हमेशा कहते थे आप मुझे लेके जाओ ना, आपके गांव में एक्सकेवेशन कराना है मुझे। तो आपका बचपन गुजरा जिस गांव में, बाल्यकाल की कुछ यादें हैं क्या? बहुत सारी चीज़ें यादें, बहुत सारी यादें हैं। जैसे बचपन में मैं आपको बता भी रहा था कि एक जॉइंट फैमिली में पैदा हुआ था मैं, और उसमें शायद 30-40 लोग रहते थे इकट्ठे। अच्छा। और मेरी माँ बताती थी कि तू जो है ना खाता सबके साथ खाता था, तू कभी छोटे चाचा के साथ में, फिर बड़े चाचा के साथ में, जो भी खाना खाता था वो तू सबके साथ खाता था। जी। और लेकिन वहाँ मैं पैदा हुआ था, फिर हम लोग अलग हो गए थे, दूसरी जगह रहने लगे थे। और बहुत सारी लेकिन यादें हैं मुझे। जैसे एक बार मेरी माँ नई जूतियाँ पहनी थी मेरी माँ ने। अच्छा। तो मैं बहुत छोटा होता था उस समय, शायद 1.5-2 साल का रहा हूँ, मैं बैठता था। तो मैंने माँ से पूछा था, माँ ये ऐसे हाथ करके ही पूछा था। मुझे उस समय बहुत ज़्यादा वो नहीं आता था, शायद भाषा नहीं आती थी। जी। तो माँ ने फिर बताया था हाँ तेरे पापा लाए हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे को याद हैं। और मैं माँ को बताता भी था, तो माँ को भी बड़ी सरप्राइज होती थी। और फिर एक मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर होते थे, क्योंकि मैं अपने दादा का सबसे बड़ा था, तो बहुत सारे लोग मैंने देखे थे, ग्रेट ग्रैंडफादर और नाना की माँ और नाना नानी, सब बहुत सारे लोगों को देखा था। और बचपन में सिनेमा भी देखने जाया करते थे आप? नहीं, देखने नहीं जाता था, मेरे चाचा लेके गए थे। ये एक ही बात है। हाँ जी। हाँ, तो लेके गए थे और मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है उसका, कैसे साइकिल से लेके गए थे, मुझे ये ध्यान है। और ये सोनीपत जो है हमारे गांव से 8-10 किलोमीटर होता था। और सिनेमा दिखाने लेके गए थे, मुझे ध्यान नहीं है उस समय 2 ही सिनेमा होते थे वहाँ पे, सारंग और मिनरवा। अच्छा। मुझे ये भी याद नहीं है किस पे लेके गए थे, बस ये ध्यान है कि वो हाथी मेरे साथी फिल्म थी। और मुझे उसमें डर बहुत लगा था, क्योंकि उसमें हाथी जो है स्टेप से नीचे आता है और वो कैमरा उसके नीचे लगा रहता है, पैर के नीचे लगा रहता है। और आप आई एम श्योर यू कैन इमेजिन, वो पूरा पैर जो है उस पे आता है, पर्दे पे आता है। और मैं उस समय बहुत डर गया था और चाचा के पीछे छुप गया था, चाचा मरवाओगे। और फिर मैंने जाके अपने दादा को भी बता दिया था, और दादा बहुत गुस्सा हुए थे मेरे चाचा पे, काला बोलते थे वो। अच्छा। बोला काले तू बिगाड़ेगा बच्चे को, सिनेमा दिखाता है अभी से। तो इनफैक्ट वो उस समय हम लोग हरियाणा के हैं, तो दादा सलीमा बोलते थे, बोला सलीमा दिखा रहा है तो बच्चे को बिगाड़ेगा, छोटे से बच्चे को। तो वो सारी यादें हैं। फिर और भी बहुत सारी यादें हैं। तो सर हरियाणा, भोपाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आप तमाम जगहों पर रहे हैं पढ़ाई के सिलसिले में, काम के भी सिलसिले में। तो याद आते हैं आपको वो कॉलेज के दिन या करियर के शुरुआती दिन? हाँ बिल्कुल, पूरा याद है।
इनफैक्ट कॉलेज भी मैं डायरेक्ट नहीं गया था, बहुत बाद में गया था। और इनफैक्ट दूसरा कुछ वो डिप्लोमा करके गया था और वो छोड़ा था फिर मैंने डिप्लोमा करने के बाद में इंटर्नशिप भी किया था उस डिप्लोमा का। तो उसके बाद में फिर दोबारा कॉलेज चला गया था और स्पोर्ट बहुत रहा फैमिली का, और उसी की वजह से मतलब क्योंकि मुझे लगा नहीं मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ, टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मैं तो पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, तो मुझे वहीं जाना चाहिए। तो वो ध्यान है मुझे। और जो एजुकेशन मेरा हुआ है वो उस तरह से नहीं हुआ है, लगातार वाला एजुकेशन नहीं है जी। There were like breaks. I mean, you also noticed that there was a big break. और लेकिन मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, अच्छा लगता, उस समय भी अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मतलब पढ़ाई करता गया और फिर 89 में गवर्नमेंट जॉब लग गई थी और वो भी इलाहाबाद में लगी थी। और वो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की, लेकिन वहाँ भी लिखता था, पोइट्री लिखता था और न्यूज़पेपर्स में भी लिखता था। तो वो लिखने का सिलसिला जो है तब हिंदी में लिखता था जी। और अच्छा लगता था लिखना। इंग्लिश में भी लिखता था लेकिन पोइट्री लिखता था, वो सब बहुत सारी पोएम्स लिखी थी जो गुम हो गई। अच्छा। हाँ, और सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला फैमिली का। और मेरे को लगता भी था कभी ना कभी तेरे को जर्नलिस्ट बनना है। तो आपने तो मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में, फिर आपने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया, लेकिन कई सालों के बाद आपने एक प्रॉपर उसमें मास्टर्स भी कर डाला जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस में। तो अंदर का जो पत्रकार था वो आवाज़ दे ही रहा था, इसीलिए शायद आपने गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ी। हाँ, गवर्नमेंट जॉब इनफैक्ट मैं उस समय, मुझे ध्यान है, मैं CAG ऑफिस में होता था जी। और दिन में नौकरी करता था और रात में डिप्लोमा करता था। अच्छा। और वो गांव भी, हमारा गांव में कोई कनेक्टिविटी नहीं थी उस समय, और उस पे होता था, लेकिन हाईवे पे होता था, नेशनल हाईवे पे है, NH1 पे। तो उस समय याद है कि रात में कभी कभी सब कुछ चला जाता था तो ट्रैक्टर के पीछे लटक के जाता था, कभी किसी से स्कूटर पे बैठ के किसी के लिफ्ट लेके जाता था। और उस समय तो बड़ा डिफरेंट चीज़ें, बहुत डिफरेंट थी। गांव में जब जाता था तो गांव मतलब 1 किलोमीटर बाद शुरू होता था वहाँ से, हाईवे से, और हमारा घर जो था वो लाइक इट वाज लाइक अनदर 1 किलोमीटर आफ्टर दैट। तो बिल्कुल एक्सट्रीम उसमें होता था, एक्सट्रीम कॉर्नर में होता था हमारा घर। और मुझे याद है मैं कभी 12 बजे जाता था, कभी 2 बजे जाता था, कभी न्यूली मैरिड था जी। तो वाइफ बहुत टॉलरेट करती थी बेचारी। अच्छा। तो क्योंकि आप समझ सकते हैं। तो उस समय मेरे को याद है कि जब मैं जाता था, घर जाता था, तो माँ जागती रहती थी, और जब अपने घर पहुंचता था तो पीछे मतलब 40-50 कुत्ते होते थे। अच्छा। क्योंकि वो हर एक गली में मेरे पीछे लग जाते थे, उनको पता होता था वही आएगा। अच्छा। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और झूमता हुआ आएगा तो उसको घर छोड़ के आना है। अच्छा। तो वो भौंकते थे, बहुत लंबी लाइन हो जाती थी। जब तक मैं घर पहुंचता था तो बहुत सारे हो जाते थे, 20-30 हो जाते थे। और फिर जब मैं अपनी गली में मुड़ता था, मेरे को याद है, तो फिर ये कुत्ते पीछा छोड़ते थे, भाई अब तो चला गया, घर चला गया। रात के हमसफर। अच्छा सर, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आपका फॉटे रहा है, हालांकि आपने सिनेमा में भी दिलचस्पी रखी और आपके इंटर्नशिप के जो डेज थे उसके दौरान आप सिनेमा में भी एक्सपर्टीज़ आप रखते थे और लिख भी रहे थे। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है, खोजी पत्रकारिता, रिस्की तो काफ़ी होता है, स्टिंग ऑपरेशंस एंड ऑल, ये सारी चीज़ें उसमें परफॉर्म की जाती हैं। तो कोई ख़ास वाक़या, कोई ख़ास इंसिडेंट आपको याद आ रहा है? बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। इनफैक्ट आपने सही बोला कि मैं तो सिनेमा में काम करना चाहता था और सिनेमा में लिखता भी था। मेरे को याद है यश चोपड़ा का इंटरव्यू किया था मैंने 1990 में, जब उनको डर के लिए नेशनल अवार्ड मिला था जी। वो अशोका होटल में इंटरव्यू हुआ था, आज भी मेरे को याद है। तो और लिखता था मैं, हिंदुस्तान टाइम्स में खूब लिखता था उस समय, गवर्नमेंट जॉब में था और इंटर्नशिप भी किया था हिंदुस्तान टाइम्स से ही।
तो फिर लेकिन हुआ ये कि वो कर रहा था, मतलब सिनेमा में लिख रहा था, फिर किसी ने मुझे रेफ़र कर दिया वो न्यूज़पेपर में, एक बॉम्बे का न्यूज़पेपर होता था, मिड डे, बड़ा न्यूज़पेपर था, तो उसमें रेफ़र कर दिया। और मैं दिन में नौकरी करता था, शाम को वहाँ जाता था, ऑफिस जाता था। तो और कभी कभी ये होता था 2 घंटे में फ्रंट पेज दे के आता था उनको। तो वहाँ पे उनको लगा नहीं यार, ये आदमी जो है ना, ही हैज़ ए नोज फॉर न्यूज़। तो उस समय मुझे बहुत ज़्यादा आता नहीं था, बोलना भी नहीं आता था, अंग्रेजी भी नहीं आती थी, बड़ी सारी चीज़ें, और बहुत जेपू टाइप का था मैं, बहुत कम बोलता था। अच्छा। बहुत रेयरली बोलता था उस समय। इनफैक्ट मेरे को याद है अभी भी, मेरी जो बॉस होती थी और एक लड़की होती थी जो काम करती थी, दोनों, तो वो रात में जब हम निकलते थे वहाँ पे, वहाँ से ऑफिस से, तो वो बोलती थी एक दूसरे को बाय। मुझे वो बाय भी नहीं कहना आता था। अच्छा। आप बहुत इंट्रोवर्ट थे आप शायद? बहुत इंट्रोवर्ट भी था, और गांव वाला था, बहुत सारे मैनर्स नहीं थे बड़े सारे। अच्छा। वो सब सीखे हैं। और इनफैक्ट मेरे को अभी भी याद है, एक अमिताभ बच्चन के पीए होते थे, वो बाद में एडिटर भी बने। एक बार उनके रूम में मैं ऐसे ही चला गया था बगैर नॉक किए, तो उन्होंने मुझे बोला भी था, यू शुड हैव एटलीस्ट नॉक्ड एट माय डोर। तो वो बड़ी सारी चीज़ें नहीं आती थी उस समय, बड़ी सारी चीज़ें सीखी। और फिर हाँ, ये ऑफिस को क्रेडिट जाता है, मेरी पहली बॉस को क्रेडिट जाता है कि उसको लगा नहीं, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बहुत मस्त बनेगा, बहुत बढ़िया बनेगा। और उन्होंने ही मेरे से ये काम कराना शुरू किया। और इनफैक्ट मैं तो 31 साल का था उस समय जब जर्नलिज्म में आया था। और ये सारे मेरे जो कंटेम्प्रेरी हैं अभी जी, जो जिनको मैं बुलाता भी हूँ, अपने स्कूल में भी बुलाता हूँ, और ये उस समय रहे होंगे, कोई 20 साल का था, कोई 22 साल का था। तो एक यू कैन इमेजिन 31 साल का आदमी अकेला लड़ता था इनसे सबसे, पूरे इंडियन एक्सप्रेस से, क्योंकि इनका इंडियन एक्सप्रेस का बहुत पुराना ट्रेडिशन है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का। और लेकिन मैं बहुत सारी ब्रेक करता था, बड़ी बार ये भी हुआ कि वो एक स्टोरी जो है मैं आपको जो कह रहा था, वो उस वाली मोहम्मद अट्टा वाली और शेख उमर वाली, जो शेख उमर ने जो पैसा भेजा था मोहम्मद अट्टा को, 9/11 वाला, जो 9/11 का अक्यूज जो था, जिसने वो प्लेन उसमें हिट किया था, क्रैश किया था, वो वाला। तो वो स्टोरी मैंने ब्रेक की थी, और रीतू सरीन ने भी ब्रेक की थी वो इंडियन एक्सप्रेस में। लेकिन मेरे एडिटर उस समय मुझे बोलते थे, नरेंद्र तूने वो इंटरनेशनल ब्रेक कर दिया। तो मैंने उनको बोला भी था, नहीं भाई, वो रीतू सरीन ने भी ब्रेक किया है आज, तो मेरा अकेले का ब्रेक नहीं है। बोला मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए तो तू है। बोला तो वो बहुत खुश थे, मेरे एडिटर्स बहुत खुश रहते थे। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि लोग आपके पीछे पड़े हों या थ्रेटनिंग मिला हो, क्योंकि आप खोजी पत्रकारिता से जुड़े हुए थे? तो हाँ, 2-3 बार हुआ ऐसे, 2-3 बार हुआ। एक तो बहुत बॉम्बे के बहुत कुख्यात डॉन है। अच्छा। एक बार कुछ कहानी कर रहा था मैं, और उस समय उनके वहाँ कोई उनका होटल है वहाँ पे लखनऊ में, उस होटल में मेरे को याद है, मेरे को कॉन्फर्मेशन चाहिए था, और वो उनके रिलेटिव का होटल है जी। तो उसने उस समय मुझे धमकी दिया था, और उनका धमकी देने का स्टाइल आपको पता है वो कैसे कूल डॉन होते हैं, बहुत कूल। तो इसने मुझे याद है मुझे क्या बोला था, इसने बोला था फ़ोन पे, भाई तेरे बच्चे जो स्कूल जाते होंगे ना? आई सेड हाँ जाते हैं। मैं समझ गया था डरा रहा है, तो बोला भाई वो अकेले जाते होंगे ना स्कूल? मैंने कहा हाँ अकेले जाते हैं। तो मैं बहुत डर गया था उस दिन। फ़ोन पे उस समय मोबाइल नहीं होता था, लैंडलाइन होते थे जी जी। तो बहुत डर गया था, और उस रात को मैं चला गया, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। और फिर लेकिन मैंने सोचा, बहुत सोचा, तू डर गया। फिर मुझे ध्यान आया, लेकिन यार तेरे को मतलब तेरे पास तो कुछ भी है नहीं खोने को। मैं बहुत उस तरह का था, बहुत लोअर मिडिल क्लास से आता था, और कुछ भी था नहीं मेरे पास में, उस समय भी कुछ नहीं था। तो अगले दिन मुझे ध्यान आया कि इसने फिर से मुझे किया, और मैंने इसको बोला भी, भाई आप नंगे आदमी को ये बोल रहे हो कि तेरे कपड़े उतार दूंगा। अब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे से क्या ले लोगे आप? जी।
तो आप किसी बड़े आदमी को धमकी दोगे, पैसे वाले को धमकी दोगे, हो सकता है वो 1 खोखा 2 खोखा आपके पास पहुंचा दे। लेकिन मेरे पास तो खोखा क्या, मेरे पास तो 1000 नहीं होते हैं, तो क्या फ़ायदा। तो मुझे लगा इसको बताना तो चाहिए, इसका फ्यूटिलिटी जो है, इसका कोई यूज नहीं है डराने का। तो हाँ, मैंने उस दिन वो कहानी भी की क्योंकि मुझे लग रहा था नहीं, एक बार डर गया इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे हट जाऊंगा। फिर एक बार ऐसा भी हुआ, एक पाकिस्तानी कोई था जिसको होम मिनिस्ट्री ब्लैक लिस्ट करना चाह रही थी, इसने भी मुझे धमकी दिया था। वो पहचान लिया था मैंने उसका आवाज़, मेरे घर पे मेरे को फ़ोन किया था और मुझे इसने बोला था कि मैं आपके घर पे रेड करा दूंगा, ये करा दूंगा। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा आज तक मुझे कुछ नहीं मिला अपने घर में, करा दो यार, हो सकता शायद कुछ मिल जाए। हो सकता है आप खुदाई करवाओगे तो कुछ ना कुछ क्या निकल आए, पता नहीं किसने छोड़ा हो। तो हाँ, ये इस तरह के वाक़ये तो खूब हुए थे। तो ये जब दौर चल रहा था इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वाला, जो आपका फॉटे रहा, तो ऑब्वियसली फैमिली का सपोर्ट तो साथ पे रहता ही होगा, क्योंकि ऑफिस आवर्स, उसके बाद आप घर आ रहे हैं। क्या घर वाले आपके वर्क प्रेशर को समझ पाते थे, वो आपको कोऑपरेट कर पाते थे उस हिसाब से? इस हिसाब से मैं बहुत लकी रहा, क्योंकि मेरी वाइफ जो है, ये भी उन्होंने कभी मुझे रियलाइज़ भी नहीं कराया कि मैंने आपका साथ दिया। अभी बोल देती है एक आध बार, मैंने आपका इतना साथ दिया था जितना शायद कोई नहीं देता, जो सच है जी। जो सच है। माँ ने बहुत साथ दिया था। माँ को तो आप डांट भी सकते हो, मैं डांटता था उस समय माँ को। अच्छा। सो जाए कर माँ, क्यों 2 बजे तक जागती है, 12 बजे तक जागती है। हाँ, और लेकिन माँ बेचारी बहुत सीधी थी। और माँ इनफैक्ट माँ को लगता भी था मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की सारी लाइफ। और माँ बाद में भी बोलती थी, बेटा तुझे मिला क्या। लेकिन माँ फिर चली गई, 2017 में चली गई। और लेकिन आपको ये बता दूं, 2017 के बाद में मुझे जो मिलना शुरू हुआ था वो आज तक रुका नहीं है। तो ये आपके लगातार संघर्ष की और कड़ी मेहनत की। हाँ, और मुझे लगता है ये माँ का भी वो है, क्योंकि माँ भी ऊपर बोलती होगी भगवान को, दे दे बेटा है मेरा। क्या बात है, क्या बात है। वो मुझे लगता है मिला है, बहुत मिला है। क्या बात है। सो भगवान ने आपको ब्लेस किया इन सारी चीज़ों से। जिन दर्शकों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, आपको बता देते हैं कि आप देख रहे हैं धरती धोरारी डीडी राजस्थान पर, और आज शो में हमसे मुखातिब हैं डॉक्टर नरेंद्र कौशिक जी। आप जाने माने लेखक हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, सिनेमा स्पेशलिस्ट हैं, और साथ ही साथ हिंदी सिनेमा में गांधी जी के जो सिद्धांत हैं उसके जानकार भी हैं आप। तो नरेंद्र जी, आपने डिजिटल मीडिया में भी काम किया और प्रिंट मीडिया में भी काम किया। आपने बहुत शुरुआती दौर से मीडिया को देखा है, जब प्रिंट जर्नलिज्म जो था वो चारों तरफ था। बाद में धीरे धीरे टेलीविज़न आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एंड देन केम द एरा ऑफ डिजिटल मीडिया। सो जब डिजिटल मीडिया की हम बात करते हैं तो कई बार फेक न्यूज़ से भी हमारा सामना होता है, जिसको लोग जल्दी आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। पर उससे इतर मेरा सवाल ये है कि जब से आप डिजिटल मीडिया को देख रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि जर्नलिज्म की क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, या सिक्के का दूसरा पहलू भी है? एक्चुअल में अगर आप सबकी तरफ देखोगे, जैसे जो कॉम्प्रोमाइज़ हुए वो डिजिटल मीडिया पे कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, प्राइवेट चैनल्स पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर्स का देखोगे, न्यूज़पेपर्स का अभी भी क्रेडिबिलिटी बहुत कम नहीं हुआ है जी, उनका स्टैंडर्ड है अभी भी। हाँ, अभी भी है। और इनफैक्ट लेकिन उस समय तो लोग, मेरे को याद है, लोग लड़ते भी थे जब चाय की दुकान पे। तो कैसे लड़ते थे, ये देखिए लिखा है इसने, ये लिखा है। तो लोग मतलब उस समय ये मानते थे कि ये गॉस्पेल ट्रूथ है। क्रेडिबिलिटी इस तरह की थी, इतनी जबरदस्त क्रेडिबिलिटी थी कि लोग, मुझे याद है, लोग रिस्पेक्ट भी बहुत करते थे जर्नलिस्ट की। एक बार मुझे याद है, मैं किसी गांव में गया हुआ था गंगा जी के पास में जी, और वहाँ पे कुछ कनेक्टिविटी नहीं थी। शाम की बात है, 8 बजे, और गांव से कुछ भी आना नहीं था उस समय। आप बिलीव करोगे, गांव वालों ने इकट्ठे होके और मीटिंग की, और उसके बाद में फैसला किया गया कि कोई एक लड़का जो है इनको छोड़ के आएगा, सिटी छोड़ के आएगा। अरे वाह। तो उस समय इतनी रिस्पेक्ट थी, बहुत रिस्पेक्ट थी जर्नलिस्ट की। और बड़ी सारी चीज़ें कम हुई है अब, क्योंकि डिजिटल मीडिया में
दिक्कत क्या है कि लोग हड़बड़ी में रहते हैं, बिल्कुल हड़बड़ी में ब्रेक रहते करनी हैं है और चीजें। कुछ भी ब्रेक कर देते हैं, नकली ब्रेक कर देते हैं जी। तो उसकी वजह से हाँ क्रेडिबिलिटी कम हुई है। और डिजिटल मीडिया की या मैं बोल रहा था प्राइवेट चैनल्स की, लेकिन न्यूज़पेपर्स की क्रेडिबिलिटी अभी भी है। हाँ, लेकिन उनको वो रेवेन्यू नहीं मिलता अब जिस तरह का, और जिस तरह का हम लोगों को ट्रैवल कराते थे। अब मुझे जिस तरह का एक्सपोजर मिला है, मैं कभी कभी अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, वो मेरे से पूछते हैं कि वो जर्नलिज्म को किस तरह से डिस्क्राइब करोगे या क्या है उसमें। तो मैं हमेशा बोलता हूँ एक गाना है उसमें, जब वी मेट में, जी आपको याद होगा वो उसका बिल्कुल करीना कपूर मेरी वाला, फेवरेट फिल्म है जी। करीना कपूर का वो गाना है, ये इश्क खाए जन्नत दिखाए, जी जन्नत दिखाए हो रामा। तो वो मैं हमेशा बोलता हूँ ये जर्नलिज्म जो है ना, मुझे तो जन्नत दिखाई है। मतलब सच इश्क है आपको जर्नलिज्म से? अब तो शायद थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी भी है। पढ़ता तो अभी भी उतना ही हूँ, मतलब लिखता थोड़ा कम हो गया, लिखना कम हो गया। पहले रोज लिखता था, आजकल कभी कभी लिखता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे को लगता है इश्क तो हो सकता है थोड़ा बहुत कम हुआ हो, लेकिन है तो बिल्कुल। और बतौर जर्नलिस्ट आपने पार्लियामेंट्री एंड असेंबली इलेक्शंस भी कवर किए हैं, तो कैसा रहता है उस समय एक्सपीरियंस? उस समय हम लोग तो एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता था उस समय। आपको याद है हमारा जो इलेक्शन जो होते थे 90s में और 90s के बाद तक भी, इनफैक्ट बहुत सारी रिगिंग होती थी, बहुत सारी बूथ कैप्चरिंग होती थी, खूब होती थी। अच्छा। और लोग जो है घपले भी करते थे उस समय। किस तरह के आपको बताऊं, जैसे लिकर खूब डिस्ट्रीब्यूशन होता था और बड़ी सारी चीज़ें, दूसरी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती थी। मैंने देखा, मतलब छत्तीसगढ़ में एक बार गया था मैं, वहाँ पे किसी कैंडिडेट ने, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे वो, उन्होंने वहाँ पे लड़कों को बैट वगैरह दिलाए थे, बैट पूरा किट दिलवाया था क्रिकेट का सब बच्चों को, साम दाम दंड भेद। हाँ, तो सब चलता था उस समय। बिहार में इलेक्शन मैंने कवर किया 98 में, और मेरे को भेजा गया था सिर्फ 1 वीक के लिए, लेकिन बिहार मेरे को देखना था। बिहार हम लोगों के लिए असल में उस समय, आपको ध्यान होगा, हम लोगों के लिए स्वर्ग होता था, क्योंकि हम लोग उस तरह के होते थे जर्नलिस्ट, जहाँ कहानी सबसे ज़्यादा है वही स्वर्ग है। तो वहाँ कहानियाँ बहुत होती थी उस समय। तो 1 हफ्ते बाद में मैंने ऑफिस को बोला कि भाई मेरे को गाड़ी नहीं मिल रही है। मैंने झूठ बोला था, और ऑफिस ने मुझे बोला नहीं, वो जितना पैसा दिया उसी में काम चलाना पड़ेगा। अच्छा। मैंने कहा चलाऊंगा जी, कम बजट था, चलाऊंगा। आप बिलीव करोगे 11 दिन में मैंने 11 डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल किए थे बिहार। Oh my God. सारी रात ट्रैवल करता था, पैसेंजर ट्रेन्स में ट्रैवल करता था, और क्योंकि मैं देखना चाहता था बड़ी सारी चीज़ें। तो जो ज़मीनी हकीकत आपने देखी होगी, उसी को फिर अपने रिपोर्ट्स में भी उतारा देखी होगा। भी और रिपोर्ट भी किया। इनफैक्ट मुझे वो पहली कहानी थी जो मैंने की थी अपने उसके लिए, न्यूज़पेपर के लिए, जिसके लिए मुझे एडिटर ने बोला था, नरेंद्र तू तो बहुत अच्छा राइटर हो गया अब। क्या बात वो है? क्योंकि वो मुझे ये बोलते थे आप बिहार को डिस्क्राइब कर दो, क्या है बिहार, और बॉम्बे के लिए डिस्क्राइब करना था। तो वो अच्छा डिस्क्राइब किया था। आज भी मेरे को याद है, मेरा कैरिकेचर आया था उस कहानी में जी। मेरा खुद का कैरिकेचर बनाया गया था कि हमारा वहाँ पे रिपोर्टर गया हुआ है। तो वो एक्सपीरियंस था। और अभी तो डेमोक्रेसी हमारी बहुत बहुत स्ट्रांग हुई है। बहुत। तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पर आपने एक प्रोजेक्ट भी पेश किया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। सो डू यू फील दैट इंडियन डेमोक्रेसी इज द बेस्ट? 100%। मैं तो खैर, आप मुझसे पूछोगे, मेरा देश भी बेस्ट है और मेरी डेमोक्रेसी भी बेस्ट है, मेरे लोग भी बेस्ट हैं। क्योंकि देश से ज़्यादा मैं किसी को प्यार नहीं करता, और ये सच बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर दूसरे कंट्री में भी जाऊँगा और मेरे देश के खिलाफ कोई बोलेगा, मैं सीधा बोलता हूँ, आप मुझे गाली दे सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन देश के खिलाफ मत बोलना। क्योंकि मुझे पता नहीं ये कहाँ से आया है, लेकिन है। और वो डेमोक्रेसी की आप अगर जानना चाह रहे हैं, इससे बढ़िया डेमोक्रेसी किसकी होगी? बिल्कुल रूट्स तक जाती है।
रूट्स तक, ग्राम सभा तक जी। और आप देख रहे हो कितने सारे वो जो 73rd अमेंडमेंट आई थी, 74th अमेंडमेंट आई थी, और उसके बाद में हमने किस तरह से एनरिच किया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, अर्बन बॉडीज़ को, किस तरह से हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, किस तरह से काउंसलर चुने जाते हैं, किस तरह से सरपंच चुने जाते हैं, और उनको फिर हमने वो जो 3 का जो डेवोल्यूशन किया है, फंड्स का और फंक्शनरीज का और क्या बोलते हैं आप उसमें, फंड्स का, फंक्शनरीज का, और 3 चीज़ें आती हैं उसमें, मैं तीसरी चीज़ भूल रहा हूँ। तो वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन किया है, 29 सब्जेक्ट बहुत सारी स्टेट्स ने ट्रांसफ़र, बड़े सारे सब्जेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए, ये दूसरी बात है। और बहुत सारी जगह पे वीमेन को रिजर्वेशन मिला है हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे, बिहार में सबसे ज़्यादा दिया गया है। तो उससे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है और वीमेन आज नहीं तो कल एम्पावरमेंट तो होगा, क्योंकि आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं, आप कल को सरपंच बन जाते हैं जी। हो सकता है शुरू में आपके हस्बैंड आपको चलाएं, सरपंच पति बोलते हैं कि वो चलाएं, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप रियलाइज करोगे ना 5 साल बाद में, 6 साल बाद में, 10 साल बाद में, नहीं ये मेरा पावर है, मेरा पावर है, तो आप यूटिलाइज भी करोगे फिर उस पावर को। और दूसरा जो बूथ कैप्चरिंग और रिगिंग वगैरह जो होती थी हमारे यहाँ, जो इलेक्शंस अभी बहुत बढ़िया हो गए, मतलब मुझे तो लगता है फुल प्रूफ हो गए। बिल्कुल, क्योंकि आपको याद है कि आप देखो, मैंने बूथ भी देखे हैं, बूथ पे बहुत सारा टाइम भी बिताया था वहाँ छत्तीसगढ़ में, और मैं वहाँ देखता था, रोज बूथ पे जाता था, रोज देखता था वहाँ पे। मतलब आप ये देखिए, आपका जो इलेक्टोरल लिस्ट बनता है, आपका उसमें फोटोग्राफ भी होता है, आपका नाम भी होता है, आपका एड्रेस भी होता है, सब कुछ होता है। और जो आपके घर पे जो वो डिलीवर करते हैं बाद में, जो लिस्ट आती है, पर्ची जो जिसको बोलते हैं जी, उसमें भी आपका फोटोग्राफ होता है। क्या बात है। तो अगर कोई अगर वहाँ पे नहीं चाहे, और कोई का मतलब है उसमें मल्टी बॉडीज़ हैं, आपके इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं, आपका सिक्योरिटी है, आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट है, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर उसमें से एक भी आदमी अगर आपको नहीं चाहे ना कि बूथ कैप्चरिंग हो या रिगिंग हो, बूथ कैप्चरिंग तो भूल जाइए, बूथ कैप्चरिंग तो होता ही नहीं है। लेकिन अगर कोई भी ये चाहे कि गलत पोल ना हो, किसी दूसरे आदमी का कोई पोल ना करे, तो मैं कहता हूँ 100% है, नहीं हो सकता। क्या बात है, नहीं हो सकता। सर, तो आप क्योंकि इन दिनों एक यूनिवर्सिटी के साथ भी जुड़े हुए हैं और मीडिया स्टडीज़ के आप एक्सपर्ट हैं, तो जो स्टूडेंट्स एस्पायर कर रहे हैं जर्नलिस्ट बनने के लिए, उनको आप क्या कहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे उनको? मैं तो देखो, अब मुझे असल में सच से भी बहुत प्यार है, और क्योंकि ये हुआ है गांधी जी के पे जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया था, तो उसमें ऐसा नहीं कि झूठ नहीं बोलता हूँ, बट रेयरली कभी तो मेरे को लगता कई महीना हो गया, तो वो एक्चुअल में क्योंकि सच ही सब कुछ है। और आप समझ लीजिए, एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक पत्रकार के तौर पे, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए काम कर रहे हो जो आपको देख रहा है, जो आप पे विश्वास करता है। आप उसके लिए काम कर रहे हो जो आपको रोज़ पढ़ता है और जिसको लगता है नहीं ये आदमी झूठ नहीं बोलेगा जी। आप अगर कुछ भी झूठ बोलते हैं, हम आपस में जब डिस्कस करते थे, मेरा एक दोस्त होता था, वो बताता था, बोला भाई एक स्टोरी गलत हो गई, और रोज़ वही पेपर सामने आता है, रोज़ उसी की कॉपी सामने आती है, रोज़ गिल्टी फील होता है। तो एक चीज़ हमेशा मतलब स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए कि हम सच से बड़े नहीं हैं। बिल्कुल। हम लोग अब मैं दूसरों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन खुद के बारे में कह रहा हूँ कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन हाँ ये मैं समझता हूँ कि मेरी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है। और मेरी अकाउंटेबिलिटी या तो हमेशा रीडर्स के प्रति थी, या फिर हमेशा मतलब अगर मैं डिजिटल मीडिया पे काम करता था तो ऑब्वियसली वो भी रीडर्स ही थे। तो वो उस तरह से मैंने हमेशा माना है। तो डॉक्टर नरेंद्र कौशिक जी, आप शो में आए, हमसे इतनी सारी बातें की, और आपकी लाइफ जो है हमारे लिए एक लिविंग एग्जाम्पल है, इंस्पिरेशन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
थैंक यू वेरी मच अनामिका जी, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, मैंने कुछ भी अचीव किया नहीं है अभी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मेरे को बहुत सारे काम करने हैं। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और दर्शकों, आपसे भी इजाजत लेने का वक्त आ गया है। आप देख रहे थे धरती धोरारी ऑन डीडी राजस्थान। इस समय स्क्रीन पर एक QR कोड रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, जिसको एक्सेस करके आप हमारे शोज के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। अनामिका को फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए हम सबका चहेता डीडी राजस्थान। नमस्कार।